मेरी सासू माँ कन्या ऋण से मुक्त होने की लालसा में अपनी ही बेटी अंकिता की जिंदगी से खिलवाड़ कर बैठी और उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी जिसके बारे में जानकर हमने भरपूर विरोध किया था। और आज जब अंकिता ससुराल से लौटकर आई है तो माँ जी बहुत दुखी और परेशान है। वो बार बार हमसे एक ही बात कहती है, बहू काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने मुझे कितना समझाया था पर मैं उस समय समझ नहीं सकी। अब तो अपनी गलती सुधारने की गुंजाइश भी नहीं रही। कंचन समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी को कैसे धीरज बंधाए। उधर जब से अंकिता को कंचन ने सुबह सुबह बाथरूम में उल्टियाँ करते देखा है तब से उसका भी माथा ठनक गया था। और आज जब डॉक्टर गीता ने उसके शक की पुष्टि कर दी तो लगता है अनर्थ ही हो गया। डॉक्टर के यहाँ से लौटने के बाद माँ जी ने जब उससे पूछा तो उनकी मानसिक अवस्था को देखते हुए वह उनसे सच नहीं बोल पाई और यह कह दिया कि एसिडिटी के कारण अंकिता को उल्टियाँ हो रही थी। लेकिन कंचन को लगा था कि उसकी सफाई से माँ जी के चेहरे से शक और संदेह के बादल छट नहीं पाए थे। उन्हें सच क्या है इसका आभास हो गया था। सहसा कंचन की नज़रें अंकिता की ओर उठी। वह सारी चिंताओं से अनजान अपनी गुड़िया से खेल रही थी। उसके साथ क्या हो रहा था और आगे क्या होगा उसका जरा सा भी एहसास उसे नहीं था। अबोध अंकिता को देखकर तो उसका मन यह सोचकर भी खराब हो गया कि कैसे वह भविष्य में आने वाली मुश्किलों का सामना कर पाएगी। यद्यपि अंकिता उसकी ननद है पर कंचन ने सदैव उसे अपनी बेटी की तरह ही समझा है। जब शादी होने के बाद कंचन ससुराल आई थी उस समय अंकिता 4 साल की रही होगी। ससुराल आने पर कंचन ने जब पहली बार अंकिता को देखा तभी उसके प्रति उसके मन में सहानुभूति और प्रेम जाग उठा था, क्योंकि मायके में उसके घर के पास ही मंदबुद्धि और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का एक स्कूल था। इस कारण ऐसे बच्चों के मनोभावों से उसका पूर्व परिचय रहा था। वह जानती थी कि अंकिता का बौद्धिक और शैक्षणिक विकास आम बच्चों की तरह नहीं हो सकता, इसलिए अंकिता की सारी जिम्मेदारियां उसने शुरू से ही अपने ऊपर ले ली थी। कंचन ने अंकिता को मानसिक रूप से अविकसित बच्चों को विशेष मनोचिकित्सा केंद्र में प्रवेश भी दिलवाया था ताकि अपने समान बच्चों के बीच रहकर उसमें किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आ पाए। वह अंकिता को घर पर भी उसकी समझ के अनुसार कभी माला पिरोने, कभी पेंटिंग करने तो कभी घर के छोटे मोटे कामों में व्यस्त रखती थी। अंकिता को भी शुरू से ही किचन से गहरा लगाव हो गया था। वह हर समय भाभी भाभी कहकर उसके इर्द गिर्द घूमती रहती, जबकि अंकिता की नासमझी की हरकतों से तंग आकर कई बार माँ जी अपना आपा खोकर उस पर हाथ उठा देती। उसके भाई तथा दूसरी भाभियां भी अंकिता को बात बात में टोकते या डांटते रहते थे। अंकिता उम्र में जरूर बड़ी हो रही थी पर उसकी बुद्धि और समझ तो 5-6 साल के बच्चे जितनी होकर ठहर गई थी। घर में अंकिता को किसी की भी डांट पड़ती तो वह भागकर कंचन के पास चली आती। वह कभी उसे प्यार से समझाती तो कभी गंभीर होकर उसकी गलती का एहसास करवाने का प्रयास करती। अंकिता 18 वर्ष की हो गई। उसकी हम उम्र लड़कियों की जब शादी विवाह होने लगे तो वह भी कभी कभी बहुत भोलेपन से उससे पूछती, भाभी मेरा विवाह कब होगा, मेरा दूल्हा घोड़ी पर बैठकर कब आएगा। वह अंकिता को समझाती, अभी तुम्हें पढ़ लिख कर बहुत होशियार बनना है, फिर कहीं जाकर तुम्हारा विवाह होगा। अंकिता उसके इस तरह समझाने पर संतुष्ट होकर सब कुछ भूलकर खेलने में व्यस्त हो जाती। पर अंकिता को ऐसे सवाल उसे अक्सर भविष्य की चिंता में डाल जाते। एक दिन सास ने उसके पति लोकेश के सामने अंकिता के विवाह का प्रसंग छेड़ते हुए बताया कि उनकी पड़ोसीन गोमती देवी ने अपने रिश्ते के चाचा के बेटे के लिए अंकिता के रिश्ते की बात चलाई है।
माँ जी के मुंह से अचानक अंकिता की विवाह की चर्चा सुनकर लोकेश और कंचन दोनों ही अवाक रह गए। लोकेश ने कहा भी, माँ, अंकिता जिस स्थिति में है उसका विवाह करना क्या उचित होगा? दूसरे, क्या वे लोग अंकिता के बारे में सब कुछ जानते हैं? यदि उन लोगों को अंधेरे में रखकर हमने विवाह किया तो यह रिश्ता कितने दिन निभ पाएगा? लोकेश की बातों को सुनकर माँ जी एक बार तो गंभीर हो गई, फिर कुछ सोचकर बोली, बेटा, मैंने गोमती देवी से सारी बात स्पष्ट करने के बाद ही तुम्हारे सामने इस रिश्ते की बात छेड़ी है। लड़के के एक पाँव में पोलियो होने की वजह से वह बैसाखी से चलता है। उन लोगों ने इस संबंध को स्वीकार करने के बदले में 3 लाख रुपये नगद मांगे हैं। बाकी जो कुछ दहेज में हम अंकिता को दे वह हमारी इच्छा है। अब जब अपनी बेटी में ही कमी है तो हमें थोड़ा झुकना तो पड़ेगा ही। माँ बेटे की बातचीत सुन रही कंचन अब स्वयं को रोक नहीं सकी और बोली, माँ जी, बीच में बोलने के लिए मैं क्षमा चाहूँगी, पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अंकिता के विवाह का फैसला करने से पहले हमें एक बार सारी स्थितियों पर गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। सारी स्थितियों को स्पष्ट करने से तुम्हारा तात्पर्य क्या है बहू? माँ जी ने उसे टोकते हुए पूछा। माँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि दूसरों के बहलावे में आकर हमें अंकिता की शादी का फैसला नहीं करना चाहिए। मैंने तो अपनी मौसी की लड़की को देखा है, उसकी स्थिति भी कमोबेश अंकिता जैसी ही थी। मेरी मौसी ने रुपयों के लालच देकर एक गरीब घर के लड़के से अपनी बेटी का विवाह कर दिया, पर शादी के 2 माह बाद ही उसके ससुराल वाले से उसे यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि उस कम दिमाग लड़की के साथ उनके बेटे का निभाव नहीं हो सकता। उन्होंने मेरी मौसी के रुपये भी हड़प लिए और उनकी बेटी को भी वापस भेज दिया। माँ जी, मुझे डर है कि हमारी अंकिता के साथ भी ऐसा ही कुछ ना घट जाए। कंचन की सलाह का उसकी सास पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोली, बहू, यह जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारी मौसेरी बहन के साथ हुआ वैसा ही अंकिता के साथ भी घटित हो। मुझे गोमती जीजी ने भरोसा दिया है कि उनके रिश्तेदार बहुत भले और नेक इंसान हैं। वे हमारी अंकिता को बहुत प्यार से रखेंगे। माँ जी, दूसरों लोगों की बातों से तो हम अपनी अंकिता के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते। कंचन बोली, अंकिता की शादी करके हमें क्या लाभ होगा? कल को शादी के बाद वह गर्भवती हो गई और उसकी संतान भी उस जैसी ही होगी तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। कंचन की बात सुनकर सास और भी झल्ला गई। वह आवेश में बोली, वाह बहू, तुम भी कितनी दूर की सोचती हो। तुम्हारी अपनी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम क्या जानो कन्यादान का धर्म क्या होता है। कोई भी माँ अपनी बेटी को जीवन भर कुंवारी नहीं रख सकती। मैं तो अब तक यही समझ रही थी कि अंकिता को उसकी दोनों छोटी भाभियाँ तो नहीं चाहती, पर कम से कम तुम तो उसको दिल से चाहती हो। पर आज तुम्हारी बातों को सुनकर लगा कि वह मेरा भ्रम था। तुम्हें शायद इस बात की चिंता है कि अंकिता की शादी के लिए तुम्हारे पति को 2-4 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पर तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ससुर जी ने अंकिता के जन्म के समय ही उसके विवाह के लिए 25,000 की एफडी करवा दी थी, जो अब ब्याज समेत 5 लाख की है। मैं उसी से अंकिता के विवाह की सारी व्यवस्था कर लूँगी। लोकेश इतनी देर तक मौन रहकर दोनों की बातें सुन रहा था। अंत में वह कंचन को डांटते हुए बोला, तुम माँ से क्यों बहस कर रही हो? जब उनको तुम्हारी बात ठीक नहीं लग रही है तो इस विषय पर चर्चा बंद करो। फिर लोकेश माँ से बोला, माँ, आप जो भी फैसला करेंगी मुझे मान्य है। अंकिता के विवाह के लिए रुपये की व्यवस्था की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। 2 माह बाद अंकिता के विवाह की तारीख तय हो गई। इस बीच लोकेश और उसके दोनों भाई अंकिता के ससुराल जाकर लड़के और परिवार वालों से मिलने आए।
वहां से वापस लौटने के बाद लोकेश ने अंकिता की ससुराल वालों के लालचीपूर्ण रवैये और लड़के के दबूपन के बारे में माँ को बताकर अपना असंतोष दिखाया था, पर माँ अपने निर्णय पर दृढ़ रही थी। विवाह की तैयारियों में व्यस्त कंचन जब भी अंकिता को देखती उसकी आंखें भर आती। अंकिता शादी विवाह का असली मतलब क्या है इस बात से पूरी तरह अनजान थी, पर अपने लिए आए ढेर सारे सामान को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठती थी। वह बार बार कंचन से पूछती, भाभी यह सारी चीज़ें मेरी है ना? भाभी, बबलू, टीना, रीना और मिन्नी मुझे अपनी चीज़ें छूने नहीं देते। दोनों भाभियाँ भी मुझे अपना सामान नहीं देखने देती। अब मैं भी अपना सामान किसी को छूने नहीं दूंगी। कभी अंकिता कहती, भाभी शादी में मुझे भी घाघरा चुन्नी पहनाओगी ना? हाँ, साथ में मैचिंग चूड़ियाँ भी पहनाना। मुझे लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। अंकिता की बाल सुलभ जिज्ञासाएं देखकर कभी कंचन सोचती, चलो अंकिता के जीवन में कभी तो खुशी के क्षण आए, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। उसने शादी के पहले अंकिता को उसके वैवाहिक जीवन के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास किया। उसका अपने पति तथा ससुराल के दूसरे सदस्यों से कैसा व्यवहार हो इस बारे में भी उसे विस्तार से समझाया। अंकिता उसकी बातें सुनकर कुछ क्षण तो गंभीर हो जाती, पर फिर अपना वही बाल सुलभ बातें और हरकतें करने लगती। कंचन को यह देखकर हैरानी होती कि ज़्यादातर रिश्तेदार अंकिता की शादी के फैसले पर उसकी सास को बधाइयाँ देते हुए कहते, चलो जी, आपने तो बेटी की शादी करके बहुत अच्छा किया। अब आप कन्या ऋण से मुक्त हो जाएंगी। उनकी बातें सुनकर उसकी सास अपने चेहरे पर गर्वीली मुस्कान लाते हुए उसकी ओर नज़र डालती, ताकि उसको एहसास हो कि अंकिता के विवाह का विरोध कर वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी। अंकिता के ससुराल जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया। उसकी बाल सुलभ हरकतें रह रह कर कंचन को याद हो आती। माँ जी भी अंकिता के जाने के बाद से उदास रहने लगी थी। यद्यपि वे सबके सामने अपनी मनोदशा जाहिर नहीं करती, पर सबकी तरह उनके मन में भी यह आशंका जरूर थी कि अंकिता ससुराल में एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं। अंकिता को ससुराल गए 1 माह से अधिक हो गया था। शुरू में तो उससे हर दिन ही फ़ोन पर बात हो जाती थी और वह खुश भी लगती थी, पर धीरे धीरे उसकी आवाज़ में उदासी छलकने लगी। अब फ़ोन पर वह बोलने लगी थी, भाभी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। यह लोग सारे समय मुझे देखकर हंसते हैं और मुझे पागल कहकर चिढ़ाते हैं। ये सब बहुत गंदे हैं। राजेश भी इनके साथ मेरा मजाक उड़ाता है। अंकिता की बातें सुनकर कंचन को थोड़ी चिंता होने लगी थी, पर वह अंकिता को यही समझाती कि वह जिद न करे, सबकी बात माने। पिछले 1 सप्ताह से वे जब भी फ़ोन करते, अंकिता के ससुराल वाले कोई न कोई बहाना बनाकर उससे बात नहीं होने देते। कभी कहते अंकिता बाजार गई है, कभी बाथरूम में है, तो कभी सो रही है। एक दिन लोकेश ने राजेश से बात करने की कोशिश की, पर वह भी उनसे बात करने से कतराता रहा। उस दिन रविवार था। लोकेश, माँ जी और कंचन ड्राइंग रूम में बैठे अंकिता की ही बात कर रहे थे कि लोकेश बोला, माँ आज एक बार मैं फिर अंकिता से बात करने की कोशिश करता हूँ। यदि आज भी उससे बात नहीं हो पाती है तो मैं कल अंकिता को कुछ दिनों के लिए उसके ससुराल से लेकर आने की सोच रहा हूँ। इतना कहकर लोकेश अंकिता के ससुराल फ़ोन डायल करने लगे। संजोग से उस दिन अंकिता ने ही फ़ोन उठाया था। लोकेश की आवाज़ सुनते ही वह फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी, भैया आप लोग फ़ोन क्यों नहीं करते? आप यहाँ से मुझे ले जाओ। ये लोग बहुत ख़राब है, मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं इनके पास नहीं रहूँगी। अंकिता आगे कुछ कहती, उसके पहले ही किसी ने रिसीवर उसके हाथ से छीनकर रख दिया था। अब तो कुछ सोचने का प्रश्न ही नहीं था। उन लोगों ने तय किया कि शाम को ट्रेन से ही लोकेश और कंचन
अंकिता के ससुराल जाकर एक बार वस्तु स्थिति की जानकारी ले। अंकिता की बात सुनकर घर में सबका मूड खराब हो गया था। सुबह अचानक अपने घर में लोकेश और कंचन को देखकर अंकिता के ससुराल वाले शक पका गए। अंकिता को जब उनके आने का पता चला तो वह दौड़ती हुई आई और लोकेश को देखते ही उससे लिपट गई। अंकिता की आंखों में दहशत और खौफ देखकर दोनों घबरा गए और कंचन ने ज्यों ही उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वह जोर जोर से सुबक पड़ी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, भाभी मुझे अपने साथ ले चलो, ये सब लोग बहुत गंदे हैं, मैं इनके घर कभी नहीं आऊँगी। अंकिता को इस तरह रोते देखकर एक बार तो उसकी सास और ससुराल के दूसरे लोग घबरा गए, पर तुरंत ही उसकी सास अपने को संभालती उन पर हावी होने का प्रयास करते हुए बोली, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझसे कहा गया था कि लड़की थोड़ी भोली और नादान है, पर शादी के बाद पता चला कि आपकी बहन तो मानसिक रूप से अविकसित है। हम लोगों ने फिर भी इसको समझाने और निभाने की बहुत कोशिश की, पर यह तो बहुत ही जिद्दी और ढीठ है। अच्छा हुआ आप खुद अपनी बहन को लेने आ गए, वरना हमें इसको आपके पास पहुंचाना पड़ता। अंकिता की सास को समझाने का प्रयास करते हुए लोकेश ने कहा, मां जी, हम लोगों ने तो गौतमी मौसी के माध्यम से सारी बातों का पहले ही खुलासा कर दिया था, पर उस समय तो आपने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया, बल्कि अंकिता को अपनाने के एवज में हमसे दहेज के अलावा 3 लाख रुपए नगद अलग से मांगे थे, जो हमने आपको दिए। फिर धोखे में रखने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। 3 लाख रुपए देकर आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। अंकिता के जेठ ने जोर से कहा, राजेश के लिए तो इससे भी अधिक दहेज देने वालों के प्रस्ताव आ रहे थे, पर मेरी ही मत्ती फिर गई थी कि मैं आपके झांसे में आ गया। अब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, आप अपनी बहन को लेकर लौट जाएं तो बेहतर होगा। इसी बीच अंकिता के ससुर और ननद दोई भी आ गए। लोकेश और कंचन को अचानक घर में देखकर वे हैरान लग रहे थे। अंकिता के ससुर ने उसके नंदोई का जैसे ही लोकेश से परिचय कराया और वह हाथ मिलाने के लिए लोकेश की तरफ बढ़ा, अंकिता लोकेश को अपनी ओर खींचते हुए चिल्ला पड़ी, भैया इसके पास मत जाना, यह बहुत खराब है, इसने जैसे मुझे काटा था आपको भी काट लेगा। अंकिता क्या कह रही है? एक बार तो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन उसके नंदोई जरूर शक पका गए थे, पर अंकिता फिर उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, भैया इसको मारो, यह बहुत गंदा है। जब राजेश अपनी माँ के साथ बाहर गया हुआ था तो इसने जबरन मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ बहुत गंदी हरकतें की, और मैंने जब इसे रोका तो इसने मुझे काटा और मेरे सारे कपड़े उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। इतना बताते हुए अंकिता अपनी साड़ी का पल्ला फेंकते हुए अपने ब्लाउज को खोल अपने शरीर पर जगह जगह काटे और खरोचों के निशान दिखाने लगी। अंकिता के इस रहस्योद्घाटन से कमरे में सन्नाटा सा छा गया। उसके ससुराल वालों की निगाहें झुक गई, खासकर उसके नंदोई की तो बुरा हाल था। लोकेश ने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढांपते हुए कंचन से कहा, कंचन प्लीज़ अंकिता को कमरे में ले जाकर उसके कपड़े ठीक करो, अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं ठहरना है। अंकिता के ससुर ने इतना कुछ हो जाने पर भी अंकिता की बात तो झूठलाने की कोशिश करते हुए कहा, अंकिता एकदम झूठ बोल रही है, हमारे जवाई बाबू तो बहुत नेक और शरीफ इंसान है, वह भला ऐसी गंदी हरकत क्यों करेंगे। लोकेश ने उनकी ओर घृणा से देखते हुए कहा, मुझे आपकी कोई सफाई नहीं सुननी है, मेरी बहन कभी भी झूठ नहीं बोलती। मेरी बहन के साथ जो घिनौना और वहशियाना कुकर्म आपके घर में हुआ है, उसके लिए शर्मिंदगी या अफसोस जाहिर करने के बजाय आप फिर झूठ बोल रहे हैं।
मुझ पर हावी होना चाहते हैं। धिक्कार है आप लोगों पर। पिछले सप्ताह भर से आप अंकिता को हमसे बात नहीं करने दे रहे थे, तभी मुझे दाल में कुछ काला होने का शक हो गया था। पर अपने ही घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार आप लोग करेंगे, इसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। लोकेश ने वहाँ से उठते हुए बेहद दुखी मन से कहा, आज से हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म हो गए। ऐसे दरिंदे और हैवान लोगों के बीच अपनी बहन को छोड़ने के बजाय मैं उसी आजीवन अपने घर में रखना बेहतर समझूंगा। पर यह याद रखें, मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं। आपकी इस हरकत के लिए आपको जेल की हवा न खिलाई तो मेरा भी नाम लोकेश नहीं। लोकेश की इस धमकी से अंकिता के सास ससुर घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर लोकेश को शांत करने का प्रयास किया, पर वह यह कहते हुए उठ गया कि मुझे आपसे अब कोई बहस नहीं करनी है। मैं अपनी बहन को हमेशा के लिए लेकर जा रहा हूँ। अंकिता के साथ भारी मन से वे घर लौट आए थे। मांझी ने जब अंकिता को देखा और उसके साथ हुए हादसे के बारे में सुना तो वह सिर थाम कर बैठ गई थी। बहुत देर बाद जब वे सामान्य हुई तो बोली, बेटा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं माँ होते हुए भी अपनी बेटी को सबसे बड़ा अहित कर गई। तुम लोगों की बात ना मानकर अंकिता के विवाह के लिए जिद नहीं करती तो आज मेरी बेटी की यह दुर्दशा नहीं होती। कन्या ऋण से मुक्त होने के बदले मैं तो तन मन धन तीनों से हाथ धो बैठी। अंकिता के बारे में सोचते सोचते कंचन इतनी खो गई कि उसको समय का पता ही नहीं चला। अंकिता ने जब आकर उसे बताया कि माँ बुला रही है तो वह यथार्थ की दुनिया में वापस आई। कंचन मांझी को गंभीर देखकर उनके पास जाकर बैठ गई। मांझी की आंखों में अभी भी आंसू थे। अपने आंसू पोंछते हुए वह बोली, कंचन, तुम जब से अंकिता को डॉक्टर के पास दिखाकर आई हो, मुझे चिंता लग रही है। बेटी, तुम मुझसे लाख छिपाओ, पर मैं हकीकत जान गई हूँ। मांझी से नज़रें चुराते हुए कंचन बोली, मांझी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। मांझी ने उसको बीच में ही टोका, बेटी, उम्र में तुमसे बड़ी होने के कारण मेरे जीवन के अनुभव भी तुमसे अधिक है। तुम्हारा नज़रें चुराकर मुझसे बात करना मेरे विश्वास को पुख्ता करता है। मैं चाहती हूँ कि अब अधिक समय सोचने में नष्ट करने से बेहतर है कि इस समस्या का अविलंब समाधान हो। अपना गला साफ करके मांझी फिर बोली, अंकिता जब अपना रख रखाव भी ठीक से करने में असमर्थ है तो इस स्थिति में वह माँ बनने की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती है। ससुराल के लोग कैसे हैं यह तुम देख कर आई हो, इसलिए मैंने सारी स्थितियों पर विचार करके ही यह फैसला किया है कि हम जितनी जल्दी अंकिता को इस समस्या से मुक्ति दिला दे उतना ही बेहतर है। यह शायद मेरा सबसे बड़ा प्रयासित होगा। कंचन मांझी में आए इस अप्रत्याशित बदलाव को देखकर हैरान थी। 1.5-2 महीना पहले जो महिला कन्यादान के ऋण से मुक्त होने तथा किसी भी हालत में बेटी को कुंवारी नहीं रखने की पुरातन विचारधारा में विश्वास करती थी, आज वह अचानक ही इतनी आधुनिक और व्यवहारिक कैसे हो गई। खैर, जो भी हो, मांझी का यह बदलाव उसे बहुत समयोचित लगा। उधर लोकेश ने अंकिता के नंदोई पर केस करना चाहा, मगर उसकी मां ने ये कहकर मना कर दिया कि गलती हमारी थी जो अंकिता का विवाह किया। अब पूरे समाज में उसके साथ जो हुआ ये खबर फैलाकर उसकी और बदनामी नहीं होने देंगे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।